हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सीजन 2 की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलते हैं सीजन 2 की ओर। सीजन 2 में कुल मिलाकर 13 एपिसोड्स हैं और इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ फर्स्ट 4 एपिसोड्स की कहानी। तो चलते हैं एपिसोड 1 की ओर। सीडीसी में हुए हादसे के बाद पूरा ग्रुप डिसाइड करता है कि वो लोग शेन की सजेस्ट की हुई जगह फोर्ट बेनिंग्स जाएंगे। जाने से पहले रिक एक बार फिर मॉर्गन से अपनी वॉकी टॉकी पर संपर्क करता है और उसे सीडीसी के पूरे हालात और अटलांटा सिटी के बारे में जानकारी देता है। आखिरी में रिक उससे कहता है कि वो मॉर्गन और उसके बेटे ड्यून का फोर्ट बेनिंग्स में इंतजार करेगा। अगले दिन पूरा ग्रुप फोर्ट बेनिंग्स के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में लॉरी और रिक को अपनी एक पुरानी ट्रिप याद आती है जब वो लोग ग्रैंड कैनियन जा रहे थे और कार्ल एक छोटा बेबी था, लेकिन कार्ल की तबीयत खराब होने के कारण उन लोगों को वो ट्रिप कैंसिल करके वापस लौटना पड़ा था। रिक और लॉरी सोफिया और कार्ल को प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग उन दोनों को ग्रैंड कैनियन दिखाने ले जाएंगे। डेल आरवी को ड्राइव कर रहा था जबकि ग्लेन वहाँ जाने वाले मैप्स को स्टडी कर रहा था। शेन अपनी गन को क्लीन करने लग जाता है। एंड्रिया उसके पास आ जाती है। एंड्रिया उससे बताती है कि जो गन उसके पास है वो उसके फादर ने गिफ्ट की थी। शेन एंड्रिया को गन को खोलकर क्लीन करना सिखाने लग जाता है। आगे जाकर इस पूरी कारवा को रोड जाम मिलती है। आगे वाली रोड पर बहुत सारी गाड़ियां इधर उधर बिखरी हुई थी और उनके अंदर कई डेड बॉडीज भी पड़ी हुई थी। डैरिल आगे जाकर उस रास्ते को क्लीन करने लग जाता है। ग्लेन डेल को कहता है कि वो लोग रूट को चेंज करके बाईपास से फोर्ट बेनिंग की ओर जा सकते हैं, लेकिन डेल उसे बताता है कि उन लोगों के पास इस वक्त बहुत ज्यादा फ्यूल नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आरवी का रेडिएटर हॉर्स एक बार फिर बर्स्ट हो जाता है, जिसके कारण उस पूरे कारवा को रुकना पड़ता है। शेन अपने पूरे ग्रुप को कहता है कि वो लोग अपने आसपास पड़ी गाड़ियों से कुछ सप्लाईज जैसे खाना, पानी और दवाइयाँ जितनी हो सके ले लें। डेल ग्लेन के साथ मिलकर आरवी के रेडिएटर हाउस को फिक्स करने लग जाता है। रिक आरवी के पीछे चारों तरफ ध्यान रखने के लिए चला जाता है। डेल एक बार फिर आरवी की रूफ के ऊपर चढ़ जाता है। एंड्रिया अभी भी अपनी गन को असेंबल करने में लगी हुई थी, जबकि शेन वहाँ खड़ी हुई गाड़ियों में कुछ काम की चीज ढूंढने में लगा हुआ था। शेन को अचानक ही एक गाड़ी में पानी से भरे हुए कुछ कैनिस्टर्स मिल जाते हैं। वो चिल्लाकर ग्लेन को इस बारे में बताता है और ग्लेन उन कैनिस्टर को देख के बहुत खुश हो जाता है। टी डॉग और डैरिल दोनों मिलकर बाकी गाड़ियों में से फ्यूल निकाल रहे थे। लॉरी और कार्ल कैरोल और सोफिया के साथ मिलकर गाड़ियों में से सप्लाईज कलेक्ट कर रहे थे। डेल और रिक की नजर अचानक उनकी ओर आते हुए एक वॉकर के ऊपर पड़ती है। रिक उस वॉकर का निशाना लगा लेता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि वो वॉकर वहाँ अकेला नहीं है। उसके पीछे एक पूरा वॉकर्स का झुंड आ रहा था और सिर उठाने पर उसे और वॉकर्स पीछे से आते हुए दिखाई देते हैं। रिक बहुत जोरों से चिल्लाता है और अपने पूरे ग्रुप को वार्न करता है कि वो लोग तुरंत ही गाड़ियों के नीचे छिप जाएं। रिक खुद भी एक गाड़ी के नीचे चला जाता है। लॉरी कैरोल का हाथ पकड़कर एक गाड़ी के नीचे हो जाती है। इधर सोफिया और कार्ल भी गाड़ी के नीचे छुप जाते हैं। टी डॉग जल्दी से एक गाड़ी के अंदर छिपने के लिए जाता है, तब एक गाड़ी के दरवाजे से उसके हाथ में चोट लग जाती है और उससे खून निकलना शुरू हो जाता है। टी डॉग के खून की स्मेल से वॉकर्स उसकी तरफ आना शुरू कर देते हैं। डैरिल टी डॉग को तुरंत ही बचाने के लिए आता है और वॉकर को मारकर टी डॉग के ऊपर डाल देता है। वो अपने ऊपर भी एक वॉकर को गिरा देता है ताकि उन लोगों की स्मेल दब जाए और वॉकर्स उन लोगों के ऊपर ध्यान न दें और आगे बढ़ जाएं। डेल आरवी की रूफ के ऊपर ही चुपचाप लेट जाता है और वॉकर्स को देखने लग जाता है। एंड्रिया अभी भी आरवी के अंदर है और अपनी गन को असेंबल कर रही है। वो एक वॉकर को खिड़की के थ्रू देखती है और डर के मारे आरवी के फ्लोर के ऊपर झुक जाती है। वॉकर को अचानक से ही एंड्रिया की स्मेल आ जाती है और वो आरवी के अंदर घुस जाता है। एंड्रिया उसे देखकर आरवी के वॉशरूम के अंदर चली जाती है। वो वॉशरूम को अंदर से लॉक कर लेती है। वॉकर आरवी के अंदर चारों तरफ देखता है, उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। वो वहाँ से जाने के लिए पलट जाता है। तभी एंड्रिया के हाथ से गन का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनकर वॉकर पलटकर वॉशरूम तक आ जाता है। वो वॉशरूम के दरवाजे को जोरों से धकेलने लग जाता है। एंड्रिया बहुत बुरी तरह से डर जाती है। वो ऊपर की ओर देखती है, वहाँ पर उसे डेल दिखाई देता है। डेल आरवी के ऊपर से उसके हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर थमा देता है।
वॉकर के अंदर आते ही एंड्रिया उसे स्क्रू ड्राइवर से मार डालती है, लेकिन एंड्रिया इन सब से बहुत ज्यादा डर जाती है। कार के नीचे छिपे हुए सोफिया को ऐसा लगता है कि वॉकर्स वहां से जा चुके हैं। वो बाहर की ओर निकलने लग जाती है। तभी कुछ बचे हुए वॉकर्स की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है और वो लोग गाड़ी के नीचे घुसकर उसे निकालने लग जाते हैं। सोफिया बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लग जाती है। वॉकर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। सोफिया बहुत ज्यादा डर जाती है। वो गाड़ी के नीचे से निकलती है और जंगल की ओर भाग जाती है। वॉकर्स भी सोफिया के पीछे पीछे भागते हैं। कैरोल सोफिया को इस तरह भागते देखकर जोरों से चिल्लाने वाली होती है कि लॉरी उसका मुंह बंद कर देती है। लॉरी का मानना था कि अगर कैरोल या उन लोगों ने कोई भी आवाज की तो वॉकर्स का झुंड दोबारा पलटकर उनकी तरफ आ जाएगा। रिक तुरंत ही सोफिया के पीछे पीछे भागता है। उसे सोफिया एक और मिल जाती है। वो सोफिया को एक छोटी सी जगह में छिपा देता है और उसे कहता है कि अगर वो लौट कर न आए तो सोफिया सन के डायरेक्शन को देखते हुए सीधा उनके कारवा तक लौट जाए। सोफिया वहीं छुपी रहती है। तब रिक उन वॉकर्स का ध्यान अपनी तरफ डाइवर्ट करता है और उन लोगों को उस जगह से दूर ले जाकर एक पत्थर की मदद से मार डालता है। रिक जब उस जगह पर वापस आता है जहां उसने सोफिया को छुपाया था, वहां उसे सोफिया नहीं मिलती। वो वापस अपने ग्रुप की ओर लौट कर आता है और उन्हें सोफिया के खो जाने के बारे में बताता है। डैरिल रिक के साथ सोफिया को खोजने के लिए जाता है। डैरिल को सोफिया के फुटप्रिंट्स दिखाई दे जाते हैं। वो सभी लोग फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए पूरे जंगल में सोफिया को ढूंढने लग जाते हैं। शेन और ग्लैन वापस आकर वहां के ट्रैफिक को क्लियर करने लग जाते हैं, जिससे कि आरवी को वो लोग मोड़कर बाईपास से होते हुए फोर्ट बेनिंग्स की ओर जा सकें। उन लोगों ने आसपास की व्हीकल से काफी फ्यूल कलेक्ट कर लिया था। वो सभी लोग वॉकर्स के ग्रुप में आने के बारे में भी डिस्कशन करते हैं कि वॉकर्स ग्रुप में आया करते हैं। कैरोल अपनी बेटी सोफिया के लिए बहुत परेशान है। लॉरी उसे अश्योर करती है कि वो लोग सोफिया के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। कार्ल को वहीं पर मौजूद एक गाड़ी से कुछ हथियार मिल जाते हैं। वो उन्हें पाकर बहुत खुश होता है और उन्हें शेन को दिखाने के लिए जाता है। शेन वहीं मौजूद एक गाड़ी को रिपेयर कर रहा था। वो कार्ल के लाए हुए हथियारों को नोटिस में नहीं लाता। लॉरी इस बात के लिए शेन को टोकती है। तब शेन उसे कहता है कि वो लॉरी के कहे अनुसार कार्ल से दूर रहने की कोशिश कर रहा था। शेन लॉरी को बताता है कि वो उस गाड़ी को अपने लिए तैयार कर रहा था। वो उस ग्रुप को छोड़कर जाने वाला है। फॉरेस्ट में डैरिल और रिक को एक वॉकर दिखाई देता है। उन लोगों को उस वॉकर के फिंगर नेल्स में कुछ फ्लैश लगा हुआ दिखाई देता है। वो दोनों उस वॉकर को मार डालते हैं और उसके पेट को काटकर उसके लास्ट खाए हुए फूड को एग्जामिन करते हैं। वो देखते हैं कि उस वॉकर ने कुछ लकड़ियों के टुकड़ों को खाया था। उन लोगों को डर था कि कहीं सोफिया को इस वॉकर ने खा तो नहीं लिया। डेल ने एंड्रिया की गन को अपने पास रख लिया था। एंड्रिया के उस गन के मांगने पर डेल उस गन को उसे देने से मना कर देता है। एंड्रिया डेल से इस बात पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो गन उसके फादर की थी। रात होने के कारण डैरिल और रिक अपनी खोज को अधूरा छोड़कर जंगल से बाहर आते हैं। कैरोल अपनी बेटी के जंगल में अकेले रहने के ख्याल से ही घबरा जाती है और बहुत जोरों से रोने लग जाती है। रिक कैरोल को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो लोग अगले दिन फिर सोफिया को खोजने के लिए जंगल में जाएंगे। अगले दिन सुबह रिक सभी लोगों को गन देता है और वो सभी लोग सोफिया को ढूंढने के लिए जंगल में जाने लगते हैं। एंड्रिया डेल से अपनी गन को एक बार फिर वापस मांगती है, लेकिन डेल उसे देने से मना कर देता है। डेल को डर है कि एमी की डेथ के बाद एंड्रिया बहुत ज्यादा अपसेट है, कहीं वो उस गन से खुद ही सुसाइड न कर ले। इसीलिए डेल एंड्रिया को गन देने से घबरा रहा था। पूरा ग्रुप डेल और टी डॉग को आरवी के पास छोड़कर फॉरेस्ट के अंदर सोफिया को ढूंढने के लिए चला जाता है। उन लोगों का पूरा ग्रुप एक कैंप साइट जाता है, लेकिन वहाँ भी उन्हें निराशा हाथ लगती है। कार्ल एक बार फिर से शेन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शेन कार्ल को अवॉइड करता है। कार्ल इसकी शिकायत आकर लॉरी से करता है। इधर डेल चारों तरफ बाइनोकुलर से नजर रखे हुए था। टी डॉग उससे पूछता है कि वो आरवी को ठीक क्यों नहीं कर रहा है। तब डेल उसे बताता है कि उसने आरवी को पिछले दिन ही ठीक कर लिया था, लेकिन लोगों को इस बारे में नहीं बताया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लोग सोफिया की खोज को वहीं छोड़ दें और यहाँ से आगे बढ़ने के बारे में सोचें। जंगल में पूरे ग्रुप को एक चर्च के बेल की आवाज सुनाई देती है। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो बेल सोफिया बजा रही। उन लोगों का पूरा ग्रुप दौड़कर चर्च तक पहुँचता है। सभी उस चर्च के अंदर जाकर देखते हैं कि वो चर्च
वॉकर से भरा हुआ था। वहाँ भी उन लोगों को सोफिया का कोई भी निशान नहीं मिलता। वो लोग देखते हैं कि उस चर्च में ऑटोमेटिक बेल टाइमर लगा हुआ था, जिसके कारण एक खास अंतराल के बाद उस चर्च की बेल्स अपने आप बज रही थी। ग्लेन वहाँ के टाइमर को ऑफ कर देता है। एंड्रिया वहीं चर्च की दीवार से सहारा लगाकर बैठ जाती है। रिक कैरोल के साथ चर्च के अंदर प्रे करने चला जाता है। लॉरी और शेन चर्च के बाहर अकेले होते हैं। शेन और लॉरी शेन के वहां से जाने के बारे में एक बार फिर बात करते हैं, जिसे कि एंड्रिया सुन लेती है। वो उन लोगों के सामने निकल कर आती है और लॉरी के वहां से जाने के बाद शेन से कहती है कि वो भी उसके साथ इस ग्रुप को छोड़कर चलेगी। जैसे ही शाम होती है, रिक और शेन को छोड़कर पूरा ग्रुप आरवी की ओर चला जाता है। कार्ल उन लोगों के पास ही रह जाता है। जंगल में रिक, शेन और कार्ल जब सोफिया को ढूंढ रहे होते हैं, तभी अचानक कार्ल के सामने एक डियर आकर खड़ा हो जाता है। कार्ल उस डियर को देखकर बहुत ज्यादा रोमांचित हो जाता है और खुशी से उसके सामने खड़े होकर उसे घूरने लग जाता है। शेन गन से उस डियर के ऊपर गोली चलाने ही वाला होता है, तभी एक गन शॉट की आवाज आती है। रिक और शेन देखते हैं कि कार्ल को गोली लग चुकी थी और वो जमीन के ऊपर गिर चुका था। एपिसोड की शुरुआत एक पुराने फ्लैशबैक से होती है, जहां पर लॉरी अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही होती है। तभी उसके पास शेन आता है और वो बताता है कि रिक को गोली लग चुकी है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। शेन कार्ल को भी उसके फादर के गन शॉट के बारे में बताता है और कार्ल उसके गले लिपटकर रोने लग जाता है। अब आते हैं एक बार फिर से प्रेजेंट में। जंगल में उन लोगों को एक हंटर मिलता है जिसका नाम होता है ओटिस। उसी की गन से निकली हुई गोली कार्ल को लगी थी। वो उन लोगों को एक डॉक्टर के बारे में बताता है। रिक कार्ल को गोदी में लेकर जोरों से फार्म हाउस की तरफ भागने लग जाता है। उसके पीछे पीछे शेन और ऑटिस भी भागते हुए जाते हैं। ऑटिस क्योंकि बहुत मोटा है, वो भाग नहीं पा रहा था। रिक उससे पूछता है कि उसे किस डायरेक्शन में जाना होगा। ओटिस उसे गाइड करता है और उसे कहता है कि वो वहाँ मौजूद डॉक्टर हर्षल को कहे कि उसे ऑटिस ने भेजा है। रिक कार्ल को लेकर तुरंत ही ऑटिस के बताए हुए फार्म हाउस में पहुंच जाता है। उस फार्म हाउस में मौजूद हर्षल को अपनी बेटी के थ्रू पता चल जाता है कि कोई उसके घर की ओर आ रहा था। रिक वहां पहुंचकर हर्षल के बारे में पूछता है। हर्षल रिक को देखता है और उसकी गोदी में गन शॉट से घायल हुए कार्ल को देखकर तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी डॉटर मैगी को और एक और औरत पैट्रिशिया को अपनी मदद के लिए बुलाता है। शेन भी ऑटिस के साथ तब तक फार्म हाउस पहुंच जाता है। ऑटिस अपनी गन शॉट को लेकर बहुत ज्यादा गिल्टी में है। ऑटिस हर्षल को वहां घटी पूरी घटना के बारे में बताता है। हर्षल कार्ल का चेकअप करके रिक को बताता है कि बुलेट उसकी बॉडी में टुकड़ों के रूप में मौजूद है और उसे ठीक करने के लिए उसे पूरी टुकड़े बाहर निकालने होंगे। रिक को इस पूरी सिचुएशन को देखकर लॉरी की याद आती है। एंड्रिया और लॉरी के साथ पूरा ग्रुप आरवी की ओर लौट रहा होता है। तभी उन लोगों को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग उस गोली के चलने के बारे में आपस में डिस्कशन करने लग जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें सिर्फ एक ही गनशॉट की आवाज सुनाई दी थी। डेल और टी डॉग अभी भी आसपास मौजूद गाड़ियों से सप्लाईज को ढूंढ रहे थे और उन्हें जो कुछ भी मिल रहा था उसे कलेक्ट करके ला रहे थे। डेल को वहाँ पर एक गिटार मिलता है। वो उसे ग्लेन को देने के लिए रख लेता है। डेल ने टी डॉग को बैंडेज कर दी थी, लेकिन टी डॉग को अभी भी बहुत तेज फीवर था। डेल को टी डॉग की बहुत चिंता थी। वो उसे एंटीबायोटिक्स ढूंढने के लिए कहता है। टी डॉग एंटीबायोटिक्स को ढूंढता है, तब उसे एक सिगरेट का पैकेट मिलता है। वो कार के पीछे की सीट की ओर देखता है। वहाँ पर उसे बहुत ज्यादा ब्लड दिखाई देता है। टी डॉग उस ब्लड को देख के बहुत बुरी तरह से डर जाता है। इधर फार्म हाउस में हर्षल कार को चेक कर रहा था और रिक अपने आप को ब्लेम करता है। वो कहता है कि उसे कार को लॉरी के साथ वापस भेज देना चाहिए था। शेन उसे समझाने की कोशिश करता है। मैगी रिक को बुलाने के लिए आती है। उन लोगों को कार्ल के लिए रिक के ब्लड की जरूरत है। हर्षल कार्ल की बॉडी से बुलेट के एक टुकड़े को निकालने की कोशिश करता है। कार्ल बहुत जोरों से रोने लग जाता है। शेन कार्ल को पकड़ कर रखता है और हर्षल उस टुकड़े को निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अभी भी बुलेट के बहुत सारे टुकड़े कार्ल की बॉडी के अंदर थे और कार्ल बहुत ज्यादा दर्द के कारण बेहोश हो गया था। हर्षल रिक को समझाने की कोशिश करता है कि अगर कार्ल इसी तरह चिल्लाता रहा तो वो बाकी टुकड़े नहीं निकाल पाएगा और उन्हें निकालने के चक्कर में कार्ल की कोई भी आर्टरी डैमेज हो सकती है। रिक लॉरी को कार्ल के बारे में बताने के लिए जाना चाहता था, पर शेन उसे वहां जाने से रोकता है। हर्षल भी रिक को वहां से जाने के लिए मना करता है, क्योंकि कार्ल को और ब्लड की जरूरत पड़ सकती थी और कार्ल का ब्लड रिक से मैच करता था। हर्षल रिक को बताता है कि कार्ल की बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो चुकी है और उसका ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए उसे रेस्पिरेटर और कुछ मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। हर्षल रिक को
बताता है कि उसके फार्म हाउस से 5 माइल्स की दूरी पर एक लोकल हाई स्कूल है जिसे कि मिलिट्री वालों ने मेडिकल में कन्वर्ट कर दिया था। वहाँ पर उन्हें कार्ल के ऑपरेशन से रिलेटेड सभी चीजें मिल जाएगी। ओटिस उन लोगों को बताता है कि वो जगह चारों तरफ से वॉकर्स से घिरी हुई थी। शेन ऑपरेशन का सामान लाने के लिए वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। ओटिस भी कार्ल को गोली लगने से बहुत गिल्टी में था। वो भी शेन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। मैगी कहती है कि वो कार्ल के बारे में उन लोगों के ग्रुप को जाकर खबर कर देगी। आरवी के पास डेल और टी डॉग मौजूद हैं। टी डॉग डेल को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो दोनों उस ग्रुप के वीक पॉइंट हैं, क्योंकि टी डॉग भी अब जख्मी है और डेल बूढ़ा हो चुका है। टी डॉग डेल के सामने ये प्रपोजल रखता है कि वो दोनों आरवी को लेकर यहाँ से निकल चलते हैं, जबकि डेल टी डॉग की बिगड़ती हुई हालत को देखकर चिंता करता है और उसे वहीं एक गाड़ी से मिली हुई आइब्रोफेन खाने के लिए देता है। एंड्रिया और लॉरी के साथ पूरा ग्रुप आरवी की ओर लौट रहा होता है। तभी एक वॉकर एंड्रिया के ऊपर हमला कर देता है। एंड्रिया बहुत बुरी तरह से डर जाती है। तभी वहाँ पर घोड़े के ऊपर मैगी आती है और वो उस वॉकर को मार गिराती है। मैगी लॉरी को कार्ल की हालत के बारे में बताती है और उसे घोड़े पे बिठा के अपने फार्म हाउस की ओर रवाना हो जाती है। पूरा ग्रुप अचानक से ये होते हुए दिखता रह जाता है। हर्षल और रिक फार्म पर एक साथ हैं। रिक हर्षल के फार्म की तारीफ करता है। हर्षल बताता है कि ये डिसीज और वायरस सिर्फ कुछ ही दिन के लिए है। जब इनका इलाज ढूंढ लिया जाएगा तो चारों तरफ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। रिक हर्षल को एक्सप्लेन करता है कि कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स है। वो ऐसी नहीं है जिस नजरिए से हर्षल उसे फार्म के अंदर मौजूद रहकर देख रहा था। उन दोनों को तभी मैगी लॉरी के साथ आती हुई दिखाई देती है। रिक तुरंत ही लॉरी की ओर जाता है और उसे कार्ल की हालत के बारे में बताता है। लॉरी तुरंत ही अंदर की ओर दौड़ जाती है। कार्ल को बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। रिक एक बार और उसे ब्लड देता है। हर्षल रिक और लॉरी को समझाने की कोशिश करता है कि इक्विपमेंट्स के आने के बाद कार्ल का ऑपरेशन हो जाएगा और वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हर्षल उन दोनों के सामने एडमिट करता है कि वो एक वेटेरियन डॉक्टर है। लॉरी ये सुनकर चौंक जाती है, लेकिन उसे ये भी पता है कि इस वक्त उनके सामने हर्षल से बेटर ऑप्शन नहीं है। इधर सर्वाइवर्स का पूरा ग्रुप आरवी के पास आता है और उन्हें कार्ल के बारे में बता देता है। डेल को जैसे ही पता चलता है कि फार्म हाउस पे एक डॉक्टर मौजूद है, वो ग्लेन को टी डॉग को वहाँ पर ले जाने के लिए कहता है, जिससे कि टी डॉग को तुरंत ही मेडिकल केयर मिल सके। डैरिल टी डॉग की खराब हालत को देखकर उसे अपने भाई की बची हुई कुछ एंटीबायोटिक्स खाने के लिए दे देता है। शाम ढलने पर शेन और ऑटिस दोनों ही हाई स्कूल पहुंच जाते हैं। वो जगह पूरी तरह से वॉकर्स से भरी हुई थी। वो दोनों मिलकर अंदर तक जाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। शेन को वहीं मौजूद एक पुलिस की गाड़ी से बहुत सारे पटाखे मिल जाते हैं। वो दोनों उन पटाखों को जलाकर वॉकर्स का ध्यान उस तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। शेन और ऑटिस ट्रेलर तक पहुंच जाते हैं और वहां पर अपनी जरूरत के मुताबिक इक्विपमेंट्स कलेक्ट कर लेते हैं। इधर हर्षल रिक और लॉरी को बताता है कि अब बहुत देर होती जा रही है और उन लोगों को डिसाइड करना होगा कि क्या वो लोग हर्षल को बिना इक्विपमेंट्स के ऑपरेशन करने की परमिशन दे रहे हैं। हर्षल रिक और लॉरी को बताता है कि बिना सर्जरी के कार्ल का बचना बहुत ही मुश्किल है। उसका ब्लड प्रेशर लगातार गिरता जा रहा था। रिक शेन और ऑटिस की मदद के लिए उनके पास जाना चाहता है, लेकिन लॉरी उसे कहती है कि कार्ल को उसकी जरूरत है। लॉरी रिक को वहीं रोक लेती है। शेन और ऑटिस सभी इक्विपमेंट्स कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो लोग चारों तरफ से वॉकर्स से घिर जाते हैं। वो दोनों अपने आप को स्कूल के अंदर लॉक कर लेते हैं। वॉकर्स उस स्कूल के दरवाजे को बहुत बुरी तरह से खटखटाने लग जाते हैं और अंदर घुसने की कोशिश करने लग जाते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कि शेन शॉवर ले रहा था और वो अपने बालों को पूरी तरह से शेव कर देता है। शेन की आंखों के लुक को देखकर कुछ अजीब सा लगता है। इसके बाद एपिसोड को प्रेजेंट में ले जाया जाता है, जहाँ पर रिक और लॉरी शेन और ऑटिस का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रिक कार्ल को ब्लड देने के कारण बहुत वीक महसूस कर रहा था। रिक टाइम पास करने के लिए लॉरी को शेन और उसके बचपन से जुड़ी हुई घटना सुनाने लग जाता है। लॉरी रिक को कुछ खाने के लिए फोर्स करती है, जिससे कि रिक को वीकनेस न आए। आरवी के अंदर कैरोल लगातार सोफिया को याद करती हुई रो रही थी। उसके रोने को देखकर डैरिल उसी वक्त फॉरेस्ट में जाकर सोफिया को ढूंढने का निश्चय करता है। एंड्रिया उसे जाते हुए देखती है तो वो उसका साथ देने के लिए चल देती है। डेल उन दोनों को इतनी रात गए जंगल में जाने से रोकना चाहता है,
लेकिन डैरिल और एंड्रिया उसकी बात नहीं सुनते और जंगल के अंदर चले जाते हैं। एक बार फिर से चलते हैं शेन और ऑटिस की ओर। वो लोग स्कूल बिल्डिंग में वॉकर से चारों तरफ से घिरे हुए थे। शेन को तभी कुछ विंडोज नजर आती हैं जिनका यूज करके वो बिल्डिंग से बाहर निकल सकता था। वो अपनी इस आइडिया को ओटिस को बताता है, लेकिन ओटिस अपने मोटापे को देखकर शेन को कहता है कि वो वॉकर्स का ध्यान लॉकर रूम की तरफ खींचेगा, तब तक शेन उन विंडोज के थ्रू बाहर निकलकर जा सकता है। ऑटिस के प्लान को फॉलो करते हुए शेन उस विंडो से कूदकर नीचे जाता है। कूदते वक्त शेन के एंकल में थोड़ी सी चोट आ जाती है। वो थोड़ा आगे जाने पर कुछ वॉकर से घिर जाता है। तब तक ओटिस भी उसके पास आ चुका था। वो उन वॉकर्स को मार डालता है। ओटिस और शेन दोनों ही सामान लेकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। जाते वक्त शेन बहुत लड़खड़ा रहा था, लेकिन ओटिस उसे हौसला बढ़ाता है और दोनों इक्विपमेंट्स को लेकर आगे बढ़ने लग जाते हैं। ग्लैन टी डॉग को लेकर फार्म हाउस तक पहुंच जाता है। वहां पर उन लोगों की मुलाकात मैगी से होती है। मैगी उन दोनों को लेकर हर्षल के पास जाती है, जिससे कि टी डॉग को टाइम से मेडिसिन मिल सके। हर्षल रिक और लॉरी को सजेस्ट करता है कि अब टाइम बहुत ज्यादा बीत चुका है। उन लोग के पास शेन और ओटिस का वेट करने का समय नहीं है। उन्हें तुरंत ही कार्ल का ऑपरेशन करना होगा। कार्ल की एक बार बेहोशी टूटती है, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उससे बात करते हुए सीजर्स आने लग जाते हैं। लॉरी उसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। कार्ल का ब्लड प्रेशर लगातार गिरता जा रहा था। रिक उसे एक बार और अपना ब्लड देता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। डैरिल और एंड्रिया फॉरेस्ट में सोफिया को ढूंढ रहे थे। डैरिल एंड्रिया को अपने बचपन के बारे में बताता है कि जब वो बहुत छोटा था तो इसी तरह से जंगल में खो गया था। डैरिल और एंड्रिया को वहीं जंगल में एक पेड़ से लटका हुआ वॉकर नजर आता है। उस वॉकर ने अपने आप को वॉकर में कन्वर्ट करने से पहले वहां पर टांग लिया था और वहीं पर एक नोट लिख दिया था। डैरिल उसे देखकर हंसता है और वहां से जाने लग जाता है। एंड्रिया को उस वॉकर की हालत देखी नहीं जाती, क्योंकि उसके पैरों को भी किसी ने काट लिया था। वो डैरिल से कहती है कि वो उस वॉकर को मार डाले। डैरिल एंड्रिया की बात सुनकर उसे मार डालता है और एंड्रिया से कहता है कि क्या वो अभी भी सुसाइड करने के बारे में सोच रही थी। एंड्रिया डैरिल को कहती है कि वो अब नहीं जानती कि वो क्या करना चाहती है। फार्म हाउस में पैट्रिशिया टी डॉग के घाव को देखकर उसे स्टिच कर देती है। ग्लेन अकेला बैठा हुआ भगवान से सभी चीजों को ठीक करने के बारे में प्रे कर रहा था। तभी मैगी उसके पास पहुंचती है और वो दोनों भगवान के होने न होने के बारे में बात करने लग जाते हैं। लॉरी और रिक आपस में बात करते हैं कि क्या ये दुनिया अब बच्चों के रहने लायक बची है, क्या कार्ल को जिंदा रहने का हक है। रिक चाहता है कि लॉरी हर्षल को कार्ल के ऊपर ऑपरेट करने के लिए परमिशन दे दे। लॉरी हर्षल को कार्ल के ऊपर ऑपरेट करने की परमिशन दे देती है। हर्षल पैट्रिशिया की मदद से बिना एनेस्थीसिया दिए ही कार्ल के ऑपरेशन की तैयारी करने लग जाता है। जैसे ही वो ऑपरेशन शुरू करने वाला होता है, उन्हें गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग देखते हैं कि शेन इक्विपमेंट्स लेकर आ चुका है। शेन वहाँ पर अकेला ही आया हुआ था। ये देखकर हर्षल शेन से ओटिस के बारे में पूछता है। शेन बताता है कि ओटिस को बाइट कर लिया गया था। तब हर्षल शेन को चुप रहने के लिए कहता है और उसे कहता है कि वो लोग पैट्रिशिया को ओटिस के बारे में कुछ न बताएं। मैगी वहीं पर मौजूद है। वो ओटिस की मौत के बारे में सुनकर रोने लग जाती है। डैरिल और एंड्रिया इस बीच आरवी तक आ जाते हैं। कैरोल उन्हें खाली हाथ आए देखकर रोने लग जाती है। डेल एंड्रिया को उसकी गन वापस लौटा देता है और उसे कहता है कि वो सुसाइड करने के बारे में ना सोचे। कार्ल का ऑपरेशन हो जाता है। रिक पैट्रिशिया को जाकर ओटिस के बारे में बताता है। मैगी को ग्लैन चुप कराने की कोशिश करता है और शेन इन सबको होते हुए दूर से देखता है। शेन कार्ल को देखने के लिए उसके रूम में जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात लॉरी से होती है। लॉरी शेन को इंसिस्ट करती है कि वो अब वहीं पर रुके और उन्हें छोड़कर न जाए। शेन लॉरी की इस बात को सुनकर अपना सिर हामी में हिला देता है। शेन वॉशरूम में जाता है और वहाँ पर वो शॉवर लेता है। तब वो अपने सिर में बने हुए बालों के उखड़े हुए घाव को देखता है। ऐसा लगता था कि किसी ने मुट्ठी से पकड़ के उसके बालों को जड़ से उखाड़ दिया था। उसे याद आता है कि हाई स्कूल में उसके और ओटिस के साथ क्या हुआ था। जब वो दोनों वॉकर से बचकर भाग रहे थे,
तब उन लोगों के पास कुछ लिमिटेड बुलेट्स बची हुई थी। शेन ने जब ये देखा कि उसके पास आखिरी बुलेट बची हुई है, उसने ओटिस को गोली मार दी और उसे वॉकर्स के आगे धकेल दिया था। ओटिस ने खुद को बचाने के लिए शेन को पकड़ लिया और शेन के बाल उसकी मुट्ठी में आ गए थे। शेन किसी तरह से अपने को छुड़ाकर ओटिस को वॉकर्स के हवाले कर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया था। शेन इस पूरे इवेंट को याद करता है और अपने बालों को शेव कर लेता है। इसी सीन को हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था। डेरिल, एंड्रिया, डेल और कैरोल सभी आरवी में बैठकर फार्म हाउस तक आ जाते हैं। टी डॉग और ग्लैन ओटिस के फ्यूनरल के लिए हर्षल की मदद करते हैं। कार्ल की हालत सर्जरी के बाद बहुत ज्यादा ठीक हो चुकी है। कार्ल रिक से सोफिया के बारे में पूछता है। रिक उसे काम करने के लिए कह देता है कि सोफिया बिल्कुल ठीक है। सभी लोग आखिरी बार ओटिस के लिए स्पीच कहते हैं। हर्षल शेन से भी कुछ कहने के लिए कहता है, लेकिन शेन क्योंकि ओटिस की मौत की सच्चाई जानता था, वो उस वक्त हर्षल को अवॉइड करता है। तब पैट्रिशिया उसके पास जाकर ओटिस के आखिरी पलों को फिर से कहने के लिए कहती है और शेन को मजबूरन स्पीच देनी पड़ जाती है। शेन ओटिस की मौत के बारे में वहाँ के लोगों को गलत बताता है। उसका कहना था कि ओटिस ने अपने आप को खुद ही सेक्रीफाइस किया था और शेन की वहाँ से निकलने में मदद की थी। फ्यूनरल के बाद मैगी उस एरिया का मैप लेकर पूरे ग्रुप के पास आती है और वो लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि वो लोग किस तरह से ग्रुप में बंटकर सोफिया को ढूंढेंगे। रिक क्योंकि ब्लड देने के बाद बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा था और शेन के पैरों में चोट थी। हर्षल इन दोनों को सोफिया को ढूंढने जाने के लिए मना करता है। डेरिल सोफिया को ढूंढने के लिए अकेला ही जाना चाहता था। शेन डिसाइड करता है कि वो वहाँ मौजूद लोगों को राइफल चलाना सिखाएगा। हर्षल शेन की बात सुनकर उन्हें कहता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर उन लोगों के हथियारों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो लोग उन्हें उसकी प्रॉपर्टी से दूर ही रखें। रिक हर्षल की बात का सम्मान करता है और उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। पूरा ग्रुप ये भी डिसाइड करता है कि अगर सोफिया को बाइट कर लिया गया होगा तो वो लोग सोफिया को मार डालेंगे। हर्षल के पास मौजूद मेडिकल सप्लाईज बहुत कम हो चुकी थी। मैगी उन्हें लेने के लिए लोकल फार्मेसी पर जा रही थी, जो कि 1 माइल की दूरी पर था। रिक उसे जाता हुआ देखकर ग्लैन को मेडिकल सप्लाईज लाने के लिए मैगी के साथ भेज देता है। शेन और लॉरी की एक बार फिर से आरवी के पास मुलाकात होती है। शेन लॉरी से कंफर्म करता है कि क्या वो सही में चाहती है कि वो यहाँ पर रुके। लॉरी इसका जवाब हाँ में देती है। मैगी ग्लैन को जाकर बताती है कि उन्हें अब मेडिकल सप्लाईज लेने के लिए पास की फार्मेसी तक जाना होगा। तब डेल उससे पानी के बारे में पूछताछ करता है। मैगी उन्हें वहां मौजूद कुओं के बारे में बता देती है। टी डॉग वहीं मौजूद एक हैंड पंप से पानी निकालने लग जाता है। डेल कुएं के अंदर झांक कर देखता है और तुरंत ही टी डॉग को उस पानी को पीने से मना करता है। डेल उन सबको बुलाकर दिखाता है कि उस कुएं में एक वॉकर गिरा हुआ था। इधर हर्षल और रिक के बीच के कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है, जहां पर रिक अपने कैंप को घोड़ों के अस्तबल के पास लगाना चाहता था, जबकि हर्षल उसे अपने घर के पास लगाने की सलाह देता है। हर्षल रिक को क्लियर करता है कि एक बार कार्ल की तबीयत ठीक हो जाए और उन्हें सोफिया मिल जाए, तब उनके पूरे कारवा को हर्षल के फार्म हाउस को छोड़कर जाना होगा। ग्लैन और मैगी जब मेडिकल सप्लाईज लेने जाने लगते हैं, तब लॉरी ग्लैन के हाथ में मेडिसिन के पर्चे के साथ एक और पेपर में कुछ लिख कर देती है और उसे मेडिकल से लाने के लिए कहती है। ग्लैन, मैगी, एंड्रिया, लॉरी और शेन उस वेल के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और वो उस वॉकर को घूरने लग जाते हैं। पूरा ग्रुप डिस्कस करता है कि वो लोग उस वॉकर का क्या करें, क्योंकि अगर वो लोग उसे कुएं में ही मार डालेंगे तो उस कुएं का पानी पीने लायक नहीं रहेगा। तब वो लोग वॉकर को बाहर निकालने के लिए प्लान करते हैं और वो इसके लिए चारा बनाकर ग्लैन को नीचे डालते हैं। जब ग्लैन को रस्सी के थ्रू नीचे डाला जा रहा होता है, तब वो हैंडपंप जिस पे रस्सी को बांधा गया था वो टूट जाता है और ग्लैन कुएं में नीचे की ओर उतरना शुरू हो जाता है। ग्लैन ये देखकर जोरों से डर जाता है और चिल्लाने लग जाता है। उधर वॉकर ग्लैन को देखकर जोर जोर से ग्राउल करने लग जाता है। डेरिल और मैगी भी उन लोगों की मदद करते हैं और सभी मिलकर ग्लैन को ऊपर खींच लेते हैं। वॉकर भी तब तक रस्सी में फंस चुका था। वो सभी मिलकर वॉकर को ऊपर खींचते हैं, लेकिन वॉकर का आधा हिस्सा कुएं की मुंडेर पर फंस जाता है और टूटकर कुएं के अंदर ही गिर जाता है। वो लोग ये देखकर अपनी मेहनत के ऊपर अफसोस करते हैं और वॉकर के बचे हुए हिस्से को भी मारकर उसी कुएं के अंदर डाल देते हैं। डेरिल इसके बाद अकेला ही जंगल में सोफिया की खोज में निकल जाता है। वो एक पुराने घर में पहुंचता है और वहां देखता है कि तुरंत ही खाया हुआ
एक पैकेट पड़ा हुआ था। वो सोफिया को पूरे घर में ढूंढता है। सोफिया के न मिलने पर वो उस घर से बाहर आता है और वहाँ पर उसे व्हाइट फ्लावर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो रुक जाता है। कैरोल इधर हाईवे पर एक कार के पास मौजूद है, जहाँ पर इन लोगों ने सोफिया के लिए एक मैसेज लिखा हुआ था और कुछ खाने का सामान रखा हुआ था। वो लोग उम्मीद करते थे कि अगर सोफिया वहाँ पर आएगी तो उस मैसेज को पढ़कर उन लोगों का वहाँ पर वेट करेगी। एंड्रिया और शेन कैरोल के पास जाकर उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। शेन और एंड्रिया सोफिया को खोजने के लिए जंगल में अंदर की ओर जाते हैं। शेन के एंकल में बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। शेन एंड्रिया को समझाता है कि अब सभी लोगों को गन चलाना सीख लेना चाहिए, क्योंकि वॉकर्स से डील करने के लिए ये बहुत जरूरी होगा। ग्लेन और मैगी मेडिकल सप्लाईज लेने के लिए पास की फार्मेसी तक घोड़े पे सवार होकर जाते हैं। रास्ते में ग्लेन मैगी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मैगी उसे अवॉइड करती है। वो दोनों लोकल फार्मेसी तक पहुंच जाते हैं। ग्लेन मैगी को मेडिसिन का पर्चा थमा देता है। मैगी उन मेडिसिन को खोजने लग जाती है, जबकि ग्लेन लॉरी की मंगाई हुई चीज को ढूंढता है। ग्लेन देखता है कि लॉरी ने उससे प्रेगनेंसी किट मंगाई थी। मैगी ग्लेन को चेक करने के लिए आती है। ग्लेन उसे देखकर तुरंत ही प्रेगनेंसी किट को अपने बैग के अंदर डाल देता है, लेकिन गलती से उसके हाथ में कॉन्डोम का पैकेट लग जाता है। मैगी उस कॉन्डोम के पैकेट को देखकर ग्लेन से पूछती है कि क्या उसने उससे पहले यूज किया था। ग्लेन के मना करने पर मैगी उसके साथ इंटीमेट होने का ऑफर देती है। रिक एक बार फिर से हर्षल से उसके फार्म हाउस में रहने के बारे में बात करने के लिए जाता है। हर्षल अपनी बात पर अड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी वो रिक को कहता है कि अगर उसके रूल्स को फॉलो किया जाएगा तो वो उन लोगों को फॉर्म पर रखने के बारे में सोचेगा। रिक लॉरी से बात करने के बाद कार्ल के पास उसके रूम में जाता है। कार्ल पहले से बहुत ज्यादा बेटर है। रिक उसे बताता है कि उसने सोफिया के बारे में उसे झूठ कहा था। कार्ल रिक की बातों को समझ जाता है। मैगी और ग्लेन जब घर लौट रहे होते हैं तब मैगी ग्लेन को वार्न करती है कि वो अब उससे दूर रहे। वो दोनों जब एक साथ फार्म हाउस पहुँचते हैं तब हर्षल को उन दोनों के व्यवहार से महसूस हो जाता है कि उन दोनों के बीच में कुछ हो चुका था। वो मैगी को एक अजीब सा लुक देता है, लेकिन मैगी उसे इग्नोर करके आगे चली जाती है। ग्लेन लॉरी को प्रेगनेंसी किट लाकर दे देता है। लॉरी उसे तुरंत ही अपनी जीन्स में छिपा लेती है। ग्लेन उस वक्त उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन लॉरी के लुक को देखकर चुप रह जाता है। डैरिल आरवी में लौट कर आता है। उसके हाथों में व्हाइट फ्लावर है, जिसे वो कैरोल को दिखाकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। डैरिल कैरोल को बताता है कि उस फ्लावर को चेरोकी रोज फ्लावर बोला जाता है, जो कि आशा की निशानी है, और उसे आशा रखनी चाहिए कि सोफिया एक दिन जरूर लौट कर आएगी। कार्ल और रिक आपस में बात करते हैं। कार्ल रिक को देखकर कहता है कि अब उसे भी रिक के समान गन शॉट लग चुका है। रिक उसकी इस बात पर हंस देता है और उसे अपनी शेरिफ की हैट पहना देता है। कार्ल इसके बाद तुरंत ही सोने चला जाता है। रिक कार्ल के सोने के बाद हर्षल के कमरे में आता है। अपनी यूनिफॉर्म और अपना बैच उतारकर एक ट्रॉस के अंदर बंद करके रख देता है। लॉरी रिक को ऐसा करते हुए देख लेती है और उसके डिसीजन को सपोर्ट करते हुए उसे हक कर लेती है। लॉरी अपने हाथ में एक नाइफ को लेकर आरवी के पीछे चली जाती है। डेल, कैरोल और एंड्रिया वहीं पर डिनर करने में व्यस्त थे। एक खाली जगह देखकर लॉरी वहां पर रुकती है और अपनी प्रेगनेंसी किट को निकालकर चेक करती है। वो देखती है कि उसका टेस्ट पॉजिटिव आया था। वो उस टेस्ट को पॉजिटिव आया देखकर बहुत जोरों से रोने लग जाती है।